हमारे साथ मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स इंडिया न्यूज के लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कुछ दिनों पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि बुमराह की वापसी होगी या नहीं होगी। बुमराह की तो वापसी होगी, लेकिन इस टीम को आप किस तरह से देखते हैं जिसका अनाउंसमेंट अभी किया गया है एशिया कप को लेकर, जो 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा? देखिए, ये वर्ल्ड कप से पहले का एक ड्रेस रिहर्सल है और ड्रेस रिहर्सल में क्योंकि अब इसको हम हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमें 2 तरीकों मुकाबला खेलना है, उसके बाद सुपर 4 में मुकाबला हमें खेलना है और फिर हो सकता है कि फाइनल में भी हमें मुकाबला खेलना पड़े। तो इस टीम को हम हल्के से बिल्कुल हम केवल ड्रेस रिहर्सल नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ तिलक वर्मा की एंट्री हुई है, जो कि एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेले, एक भी वनडे मैच नहीं खेले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रवि शास्त्री को भी हमने सुना, संदीप पाटिल को भी सुना, पूर्व सेलेक्टर MSK प्रसाद को भी सुना, जो इस बात की वकालत करते रहे कि तिलक वर्मा टीम में होने चाहिए, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ का बल्लेबाज टीम के लिए बहुत बड़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि अब शिखर धवन टीम में नहीं है। और दूसरी बड़ी दिक्कत की यहाँ जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है स्पिनर्स में, वो है यजुवेंद्र चहल, उनको टीम में जगह नहीं दी गई है। ये भी एक चौंकाने वाला चहल को जगह ना देना चौंकाने वाला है मनोज जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि चहल की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों की देखी जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और शायद बल्लेबाजी में गहराई देने के लिहाज से गहराई देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मुकाबला देखें जो हम हारे थे, उनकी डेप्थ थी बल्लेबाजी की, इसलिए वो जीते, और हमारी डेप्थ नहीं थी इसलिए हम हारे। तो अब इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि कोई भी गेंदबाज जो आखिर तक बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि हमारे जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं वो तीनों ही बल्लेबाजी करना नहीं जानते, चाहे वो शमी हो, चाहे सिराज हो, चाहे बुमराह हो। इनके अलावा अगर आप देखें तो अब अक्षर पटेल हैं टीम के, जो कि अच्छे खासी बल्लेबाजी करते हैं, उनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट भी किया जा सकता है। जडेजा हैं टीम में, और एक स्पेशलाइज स्पिनर जो है जो कुलदीप यादव हैं, उन्हें टीम में शामिल किया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी एक और जो दूसरी चौंकाने वाली बात यह है, टीम में एक भी ऑफ स्पिनर शामिल नहीं किया गया है। ना रविचंद्रन अश्विन है, ना वाशिंगटन सुंदर हैं। अब आप ये मत भूलिए कि कई टीमों में 5-5, 4-4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं शीर्ष क्रम में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, यहाँ पर 3-3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इनके सामने ऑफ स्पिनर काफी कारगर साबित हो सकता है, लेकिन हमने कोई भी ऑफ स्पिनर को टीम में रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अगर ये ऑफ स्पिनर को टीम में रखा जाता तो इसका फायदा हमें वर्ल्ड कप में मिलता, भले एशिया कप में ना मिले, लेकिन वर्ल्ड कप में मिलना तय था मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि अगर आप देखें रविचंद्रन अश्विन, जो कि 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रहे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और भारत में वर्ल्ड कप होना है और भारत की पिचें हैं जहां पर शहनशाही रिकॉर्ड मैं कहूंगा अगर किसी का है तो वो है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन को स्कीम ऑफ थिंग्स में ना रखना, शिखर धवन को स्कीम ऑफ थिंग्स में ना रखना, ये बहुत कई तरह के सवाल खड़े करता है। आप ठीक है, शिखर धवन आप नहीं है तो शुभमन गिल हैं आपके पास एक बल्लेबाज, लेकिन आप ऑफ स्पिनर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चहल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ये मानकर चलिए कि अब कोई बैक डोर एंट्री नहीं होने वाली वर्ल्ड कप के लिए। जो टीम है इन्हीं में से खिलाड़ी चुने जाएंगे। अब यहाँ ईशान किशन दूसरे विकेट कीपर के तौर पर होंगे, और अच्छी राहत की बात यह है कि श्रेयस अय्यर भी फिट हो गए हैं, KL राहुल भी फिट हो गए हैं, और ये दोनों को टीम में श्रेयस अय्यर का आपने जिक्र किया, फिट होने के बाद फिर से वो वापसी कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया। वापसी कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया। और कल ही एक लोकल मैच में उन्होंने 105 गेंदों पर 140 रन की पारी खेली है। बेशक टीम अपोजिशन बेशक हल्का हो, लेकिन आपने कदमों का इस्तेमाल किया, आपने अपनी फिटनेस प्रूव की, क्योंकि 145 या 140 रन तो अगर आप छत के ऊपर खेलेंगे ना, वो भी 145 रन कम नहीं होते। अगर आप खेलेंगे तो आपको भी पसीने आ जाएंगे। इससे जाहिर होता है कि फिटनेस लेवल जो है उसमें सुधार हुआ है। और ये पहली बार है कि जब नलिन पटेल, जो कि रिहैब कार्यक्रम के संयोजक थे, उनको जो है सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया, और ये पहला मौका था जब कोच को, राहुल द्रविड़ को बतौर कोच सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया। इससे पहले ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में शामिल हुए हैं, KL राहुल और श्रेयस अय्यर को भी मौका मिला है, सूर्य कुमार, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर टीम में है, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा को भी टीम में मौका दिया गया है। तो 30 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप का मैच खेला जाना है, और 2 सितंबर की वो तारीख होगी जब भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे। तो वर्ल्ड कप का ड्रेस रिहर्सल के तौर पर इस एशिया कप को आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है, KL राहुल और श्रेयस अय्यर को मौका मिला है, सूर्य कुमार, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो टीम में कौन कौन है वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल, ईशांत किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षय पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कृष्णा और संजू सैमसन को जगह मिली है। ये वो नाम हैं जिनको टीम में जगह मिली है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। आप उन चेहरों को देखिए जो एशिया कप के लिए टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, ईशांत किशन, कुलदीप यादव, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इनको टीम में जगह मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में 17 खिलाड़ियों की भारतीय टीम का यह ऐलान हुआ है। वहीं तिलक वर्मा को एक्स फैक्टर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जिस टीम का गठन किया गया एशिया कप में खेलने के लिए, लेकिन इसमें एक नाम तिलक वर्मा, जिसे एक्स फैक्टर के रूप में भी देखा जा रहा है। दर्शकों को तिलक वर्मा की पिछली परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा और उन्हें एक्स फैक्टर क्यों कहा जा रहा है। देखिए, सवाल आपका बहुत वाजिब है, बहुत सही सवाल है, क्योंकि तिलक वर्मा जो है अभी तक एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेले हैं। रही बात उनको एक्स फैक्टर कहने की, तो वो बाएं हाथ का बल्लेबाज होना उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि अब शीर्ष क्रम में हमारे पास बाएं हाथ के बल्लेबाजों की वाकई बहुत कमी है। अब देखा जाए तो ईशान किशन है एक भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, लेकिन वो एक स्टैंड बाई ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रंट लाइन जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो केएल राहुल हैं। तो ऐसी स्थिति में ईशान किशन को प्लेइंग 11 मिलेगी, ये बहुत को डिपेंड करेगा आगे आने वाले मैचों पर। तो वैसी स्थिति में तिलक वर्मा अकेले ऐसे शीर्ष क्रम के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो, क्योंकि अब शिखर धवन टीम में है नहीं, शिखर धवन जो है बाएं हाथ के बल्लेबाजी किया करते थे, तो अब तिलक वर्मा, जिन्होंने 3 पारियां जो T20 की खेली पहले 3 मैचों में, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। एक बार उन्होंने 49 रन बनाए, एक बार उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से उनकी जीत में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और तो और जो उनकी खेलने की शैली है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, कई शीर्ष खिलाड़ी जो भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। बिल्कुल परेशान नहीं होते, बहुत जिसे कहते हैं कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस उनका बहुत अच्छा है। तो शायद इसीलिए उनको एक्स फैक्टर कहा जा रहा है तिलक वर्मा को। जी, लेकिन ऑफ स्पिनर की हम बात कर रहे थे। इस टीम में एक ऑफ स्पिनर तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मौजूदा आने वाले समय में वर्ल्ड कप को देखें तो जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात करिए, वहां पर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में अगर ऑफ स्पिनर को खेलने का मौका मिलता तो एक पूरी मुकम्मल टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार हो जाती। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इन तीनों टीमों में शीर्ष क्रम में 3-3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो वहां 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। साउथ अफ्रीका में 3 बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ के हैं। और जो ऑफ स्पिनर होता है वो काफ़ी हद तक बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर नकेल कस के रखता है। अब आर अश्विन, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, उनको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। भारत के सफलतम जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं। और तो और रविचंद्रन अश्विन पर अगर आपको भरोसा नहीं था तो आपके पास एक वाशिंगटन सुंदर के तौर पर एक और विकल्प मौजूद था जो बहुत आला दर्जे की बल्लेबाजी करते हैं। और वो तो निचले क्रम क्या, मध्य क्रम में भी 5वें नंबर या 6ठे नंबर पर भी बल्लेबाजी करके टीम की नैया को पार करा सकते हैं। तो आपके पास दोनों, चाहे अश्विन हो चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, दोनों को टीम में जगह ना मिलना यही जाहिर करता है कि अब आप वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ये ड्रेस रिहर्सल है, टीम की तस्वीर दिख गई है वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप के जरिए, तो बहुत संभव है कि वर्ल्ड कप में आप बिना ऑफ स्पिनर के उतरें, जो बहुत अच्छा साइन नहीं है। जी मनोज जी, लेकिन युजवेंद्र चहल को ना खिलाना ये बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि मुझे लग रहा था कि चहल को मौका मिलेगा, लेकिन चहल को मौका ना मिलना ये चौंकाने वाला है।
जी हाँ, बिल्कुल 2022 और 2023 में उनका प्रदर्शन देखें तो उनका प्रदर्शन जो है भारतीय स्पिनर्स में कुलदीप यादव के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चहल के नाम ही रहा है। रिस्ट स्पिनर हैं, शायद टीम मैनेजमेंट ने ये देखा या सिलेक्टर्स ने ये देखा कि आपके पास रिस्ट स्पिनर एक ही काफ़ी है कुलदीप यादव, क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते उतनी अच्छी, और चहल भी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो शायद हमारी बल्लेबाजी पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। तो भाई आप बारी बारी करके भी खिला सकते हैं। अब ये 17 मेंबर्स की टीम है, 17 मेंबर की टीम में उनको आप रख सकते हैं। कभी खुदा ना खास्ता कुलदीप यादव इंजर्ड हो जाएं या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आ जाए, अपरिहार्य स्थितियां पैदा हो जाएं, तो वहां पर एक अच्छे स्टैंड बाई ऑप्शन के तौर पर वो टीम के लिए संकटमोचक साबित हो सकते हैं। और अगर देखें लॉर्ड्स में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और मैनचेस्टर में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। पिछले साल की ही बात कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। और क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे भारतीय टीम के, इसलिए उनके नाम पर विचार शायद नहीं किया गया। अब जब विचार ही नहीं करना था तो आपने उनको पिछले आयरलैंड लेकर क्यों गए आप, और उनको पीछे वेस्ट इंडीज या तमाम जो हाल के दौरे हैं वो दौरे आपने क्यों कराए। तो मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन गैप जो है टीम मैनेजमेंट में और सिलेक्टर्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मनोज जी, अगर दूसरी टीमों से तुलना करें भारतीय टीम की, चाहे पाकिस्तान से तुलना करें, चाहे बांग्लादेश से करें, चाहे श्रीलंका से करें, यही 3 टीम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना है। पाकिस्तान की तुलना में हमारी टीम कितनी मजबूत दिखती है आपको? तेज गेंदबाजी में पाकिस्तान हमसे बेहतर है। मैं बड़ी कड़वे शब्द बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा, हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है, नहीं, लेकिन हकीकत यही है मनोज जी, जो हकीकत है आप वही रख रहे हैं सामने। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन देखिए, हालांकि वो भी इंजरी से लौटे हैं, इधर बुमराह भी इंजरी से लौटे हैं, लेकिन जब उनको स्पोर्टिंग विकेट मिल जाती है, जब स्विंग वाली कंडीशन मिलती है, तो वो बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हमने उनको एशिया कप में भी देखा, हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, कहर बरपाते हुए देखा भारतीय शीर्ष क्रम पर। तो उसके अलावा नसीम शाह के तौर पर उनके पास एक ऐसा तेज गेंदबाज है, उसकी तुलना अगर आप मोहम्मद सिराज से करते हैं तो बराबरी का मामला है, लेकिन जो एज जाता है वो नसीम को जाता है, क्योंकि नसीम शाह जो है वो किसी भी तरह की विकेटों के मोहताज नहीं है। उनको स्पोर्टिंग विकेट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो भी वो बहुत असरदार साबित होते हैं। ऐसे गेंदबाज दुनिया में बहुत ही चुनिंदा हैं। और तीसरे तेज गेंदबाज हैरिस राउफ की आप तुलना मोहम्मद शमी से कर सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े हैरिस राउफ के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास एक अच्छी रफ्तार है, अच्छी स्विंग है, लेकिन सीम मूवमेंट में मोहम्मद शमी उन पर भारी पड़ते हैं। अब सीम मूवमेंट कितनी असरदार साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग के आधार पर अगर हम दोनों टीमों की तुलना करते हैं तो वहाँ एक स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज हैं और एक शादाब हैं, और यहाँ पर अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ टक्कर जो है बिल्कुल बराबरी की है, लेकिन कुलदीप यादव एज देते हैं भारतीय टीम को, क्योंकि कुलदीप यादव जैसा बॉलर दोनों टीमों में नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब कुलदीप यादव जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, ड्रीम बॉल थी वो, जिस पर वो बाबर आजम असहाय से हो गए, देखते रह गए कि बॉल कैसे निकल गई और वो आउट हो गए। तो कुलदीप यादव की वजह से मैं कहूँगा थोड़ा सा भारतीय टीम को एज है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ऑलराउंडर दोनों के पास बराबर है, फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान बेहतर है। बल्लेबाजी में अगर हम आए, क्योंकि श्रेयस अय्यर और KL राहुल के आने से अब भारतीय बल्लेबाजी मजबूत हुई है और बल्लेबाजों की वहाँ भी कोई कमी नहीं है, वहाँ मुकाबला बराबरी का है। और थोड़ा सा एज मैं कहूँगा भारत की तरफ है, 60% भारत तो 40% पाकिस्तान, क्योंकि बल्लेबाजी में भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन शुभमन गिल ने किया है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने प्रदर्शन किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी बनाकर आए हैं शुभमन गिल, 68 रन प्रति पारी का उनका औसत है, जो दोनों टीमों में किसी का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एज जो है भारत के पक्ष में है, और विराट कोहली भी अब पुराने रंग में आते हुए दिख रहे हैं। जी मनोज जी, चूंकि पहला जो मैच है वो कैंडी में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर उस पिच की बात की जाए तो वो पिच क्या बैटिंग के अनुकूल है या फिर बॉलिंग के अनुकूल है, और उस टीम पर जो भारतीय टीम है उस पिच पर उसका रिकॉर्ड क्या रहा है? देखिए, अगर कैंडी की बात करें, दामुला हो, कैंडी हो, यहाँ पर बहुत ही स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं और यहाँ पर भारत के कुलदीप यादव काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं भी 50 ओवर में 10 ओवर ही उनको करने हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ तीनों स्पिनर भारत के खेलेंगे। अक्षर पटेल भी खेलेंगे, जिनकी जो सीधी बॉल होती है, जो शेन वॉर्न का सबसे बड़ा हथियार हुआ करती थी, और ऐसी बॉल पर वो सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने में माहिर है। बल्लेबाज एंटिसिपेट नहीं कर पाता, पूर्वानुमान लगाता ही रह जाता है कि गेंद कहाँ टर्न होगी, लेकिन
गेंद जो उनकी जो एकदम स्केटर वन है सबसे खतरनाक है, और वहीं रविंद्र जडेजा की गेंदें जो टिप्पा पड़ने के बाद स्किड होती हैं बहुत तेजी के साथ, ऐसी गेंदबाजी ना तो शादाब के पास है और ना ही नवाज के पास है, क्योंकि नवाज भी जो है बल्लेबाज को सामने शॉट खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, तभी उनको विकेट मिलते हैं। लेकिन आप अनप्लेबल हो जाएं, मुझे लगता है स्पिनर्स की वजह से कैंडी में भारत का रिकॉर्ड बेहतर रहा है और इस बार भी बेहतर रहने की उम्मीद है। मनोज जी, अगर आपको टीम को अंक देना पड़े, 10 में से कितने अंक देंगे जो एशिया कप के लिए टीम का ऐलान किया गया है? देखिए, अगर एशिया कप के लिए कहें तो मैं 10 में से 7 या 8 अंक दे सकता हूं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए अगर आप पूछें तो मैं इसको 4 अंक ही देना चाहूंगा। थोड़ा सा आप युवराज सिंह ने जो पिछले दिनों कहा, बहुत कचोटने वाली बात कही कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा इस बार, लेकिन अगर सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं और तो फिर आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिनर का ना होना, चहल का ना होना, अश्विन का ना होना, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी ये टीम जो है एक ड्रेस रिहर्सल है और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसके अलावा किसी और खिलाड़ी पर विचार किया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है एशिया कप की जो टीम है, ये एशिया की जो तमाम टीमें हैं उनकी तुलना में अच्छी टीम है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आएगा, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से या पड़ेगा, मनोज जी, ऐसी तो कोई रणनीति नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए कुछ नामों को अलग से रखा गया हो और वो सरप्राइजिंग नाम निकलकर सामने आए ताकि दूसरी टीम को संभलने का मौका ना मिले, स्ट्रेटेजी ना बना पाए? ये भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तहे दिल से इसका स्वागत करूंगा। और अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम पहले भी कई तरह के अनुभव देख चुके हैं भारतीय टीम के। तो अगर यहां अश्विन या वाशिंगटन सुंदर को लाया जाता है तो मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग में डेप्थ आएगी, आप बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने आप असरदार साबित होंगे। शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स शायद ये सोच रहे हैं कि 3 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 3 हैं इस समय। आप देखिए, 3 भारतीय टीम में स्पिनर हैं, तीनों ही बाएं हाथ के हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो, जडेजा हो, कुलदीप यादव हो। अब इनकी गेंदें बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑफ स्पिन बॉलिंग का काम करती है। तो अब ये एक बड़ा तथ्य है कि शायद एक नई सोच की तरफ टीम जा रही है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान की तरफ से हम सकलेन मुश्ताक को देखा करते थे, वो दूसरा करते थे, दूसरा के बाद उन्होंने तीसरा डेवलप कर ली और हम देखते ही रह गए। सचिन तेंदुलकर के लिए वो बड़ा परेशानी का सबब साबित हुई थी। चेन्नई टेस्ट याद कीजिए, वहां उन्होंने उनको आउट किया और भारतीय टीम पूरी उखड़ गई थी और पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब रहा था। तो अब स्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं मुझे लगता है। जी मनोज जी, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बताइएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला जो मैच था, अंतर्राष्ट्रीय मैच, वो काफी लंबा समय पहले किया था। अभी उनकी परफॉर्मेंस क्या है? देखिए, वनडे की बात, वनडे तो वो पहले खेलते रहे हैं, T20 कभी नहीं खेले थे। अभी ये कल भी एक मैच हुआ जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए। रफ्तार है उनके पास और स्विंग भी है, और क्योंकि अब उनकी टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी, ये बड़ा कई तरह के सवाल खड़े करेगा, क्योंकि वो भी बल्लेबाजी करना नहीं जानते। अगर आपके फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज सिराज, शमी या बुमराह को आप खिलाते हैं तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती। उनकी जगह तभी बनेगी जब हमारे फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज अनफिट हो जाएंगे या किसी तरह खेलने की स्थिति में नहीं होंगे, तभी प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। जी मनोज जी, ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआती कुछ जो मैच है वो केएल राहुल मिस करेंगे, क्योंकि अभी भी वो चोट से उभर नहीं पाए हैं। तो उससे बहुत घबराने की चिंता नहीं है। भारत का प्लान बी भी तैयार है और उसके लिए ईशान किशन पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय टीम में तैयार हैं। बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। पीछे उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वनडे सीरीज के वो मैन ऑफ द सीरीज थे। तीनों मैचों में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है, और एक वनडे में उनके नाम डबल सेंचुरी भी है जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाई थी। तो आपके पास अगर प्लान ए तैयार नहीं है तो प्लान बी के आपका पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हाँ, दिक्कत यह है कि कहीं आपको सूर्य कुमार यादव को खिलाना पड़ गया, श्रेयस अय्यर भी अनफिट हो गए बीच में, तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बेशक दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हो T20 क्रिकेट के, लेकिन वनडे क्रिकेट के अनुकूल अपनी बल्लेबाजी को ढालने में उनको कई तरह की परेशानियां होती हैं। वो बड़े शॉट्स पर जाते हैं, वो सिंगल्स बहुत कम लेते हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने जो पीछे 25 या 26 रन की जो पारी खेली थी, उस 25-26 रन में 18 उन्होंने डॉट बॉल खेली थी। इससे यही इंगित करता है, यही जाहिर होता है कि वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं और वनडे क्रिकेट
छोटा फॉर्मेट जरूर है टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है कि ये T20 क्रिकेट से कहीं बड़ा फॉर्मेट है। 50 ओवर खेलना, और अगर आप 5वें 6ठे नंबर पर भी आते हैं तो हो सकता है आपको 20 ओवर, 25 ओवर या 30 ओवर तक खेलने पड़ जाएं। मनोज जी, ये पूरा जो टूर्नामेंट होगा वो हाइब्रिड मॉड्यूल पर होगा। दर्शकों को ये बात समझाइएगा कि ये हाइब्रिड मॉड्यूल होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड मॉडल जो है ये पाकिस्तान का दिया हुआ शब्द है, और यहाँ जब नज़म सेठी साहब यहाँ उन्होंने एशिया कप की संरचना, उसका खाका तैयार किया, तो उन्होंने यही कहा कि अगर पाकिस्तान टीम को भारत आने में मतलब भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने में परहेज है, तो ऐसा नहीं है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी जिसका पाकिस्तान को होस्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार से उसको अनुमति ना मिले तो और वो टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ जाए। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दोनों मुल्क चाहते हैं कि ज़रूर हो, और आईसीसी तो ज़रूर चाहता है कि, क्योंकि 400 से 500 करोड़ रुपए की शुद्ध आमदनी होती है केवल एक मैच से। बाकी मैच एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान मैच एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी परंपरागत राइवल हैं, लेकिन वो राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की तुलना में आधी भी नहीं है, आधी से भी कहीं कम है रेवेन्यू के लिहाज से। तो हाइब्रिड मॉडल में यही तय हुआ कि जो भारत के मुकाबले हैं सभी श्रीलंका में खेले जाएंगे, और बाकी जो 4 शुरू के जो मुकाबले हैं वो अन्य टीमें पाकिस्तान आएंगी खेलने के लिए, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल होस्ट है वो पाकिस्तान है। जी, ये एक बड़ी जानकारी मनोज जी आप साझा कर रहे थे। मनोज जी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि उन्होंने टीम को कितना अंक दिया, जो टीम जो है एशिया कप में खेलने के लिए जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस एशिया कप की जो टीम का ऐलान हुआ है उसमें ऑफ स्पिनर कोई नहीं है। मनोज जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। मनोज जी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।